जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे AWS का न्यू टॉपिक, न्यू मॉड्यूल जिसका नेम है AWS कैप। शॉर्ट फॉर्म इसको हम कैप बोलते हैं और फुल फॉर्म उसकी होती है AWS क्लाउड अडॉप्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, ये कोई सर्विस नहीं है AWS की। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो हम स्टडी करते हैं फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्लाउड अडॉप्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिसको हमने चूज करना होता है, कुछ बेस्ट डिसीजन मेकिंग होती है यहाँ पे, वो हमने देखनी होती है। क्लाउड अडॉप्शन फ्रेमवर्क क्या करता है? CAF provides guidance and best practices to help organizations build a comprehensive approach to cloud computing across the organization and throughout the IT life cycle। यहाँ पे अपने क्या करना होता है, यहाँ पे 6 पर्सपेक्टिव होते हैं। देखिए, एक कंपनी है, ठीक है, उन्होंने क्लाउड के ऊपर जाना है तो ऑब्वियसली उन चीजों को स्टडी करेंगे ना, कुछ उनके प्रोसीजर होंगे फॉलो। क्लाउड अडॉप्शन फ्रेमवर्क को कोई भी कंपनी क्लाउड पे जाने से पहले अडॉप्ट करती है। तो क्लाउड अडॉप्शन फ्रेमवर्क क्या करता है, उस कंपनी को बेस्ट गाइडेंस और बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है अगर उन्हें क्लाउड पर मूव करना है या माइग्रेट करना है क्लाउड के ऊपर। आप जैसे अज्यूम कर लें कि आपने जाना है, कहीं शॉपिंग करने जाना है भाई, ठीक है, किसी शॉपिंग मॉल के अंदर। तो आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि आपके पहले अपना बजट देखेंगे, मेरा बजट क्या है, ठीक है। फिर आप ऑब्वियसली वहाँ पे आप वेदर भी चेक करेंगे कि वेदर खराब तो नहीं है, ठीक है। वो जहाँ पे मैंने जाना है शॉपिंग करने, माल वो कहाँ पे है, कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा, डिफरेंट चीजें हम उसको देखते हैं। इसी तरह अगर कोई कंपनी क्लाउड के ऊपर मूव हो रही है या क्लाउड के ऊपर उन्होंने क्लाउड को अडॉप्ट करना है अपने बिजनेस के लिए, तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। तो उसमें 6 पर्सपेक्टिव होते हैं: बिजनेस पर्सपेक्टिव, पीपल पर्सपेक्टिव, गवर्नेंस, प्लेटफॉर्म, सिक्योरिटी, ऑन ऑपरेशन। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको वो मॉनिटर करते हैं और फिर उस बेस पे वो बैड डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके पास 6 कोर पर्सपेक्टिव होते हैं। कुछ आप बिजनेस, पीपल, गवर्नेंस, प्लेटफॉर्म, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन होते हैं आपके पास, तो इनको वो फॉलो करते हैं। तो आपसे पूछ भी लेते हैं एग्जाम के अंदर कि हमारे पास 6 पर्सपेक्टिव कौन से क्लाउड ऑप्शन फ्रेमवर्क के। वो समथिंग आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं। आपने इनके नेम याद रखने हैं कौन कौन से हमारे पास। बिजनेस के अंदर क्या होता है, ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से किस तरह चीजों को देखा जाता है। वी मस्ट इंश्योर, वी का मतलब क्या है, जो कंपनी जो मूव कर रही है क्लाउड के ऊपर, वो यहाँ पे उनका मतलब है। वी मस्ट इंश्योर दैट IT इज अलाइंड विद बिजनेस नीड्स एंड दैट IT इन्वेस्टमेंट कैन बी ट्रेस्ड टू डेमोन्स्ट्रेबल बिजनेस रिजल्ट। ऑब्वियसली अगर कंपनी ने अपना प्राइवेट क्लाउड बनाया हुआ है, ठीक है, और वहां पे उनका एवरीथिंग इज ओके, सही चल रहा है सारा कुछ, अब उन्होंने क्लाउड के ऊपर मूव होना है, तो पहले वो बिजनेस पर्सपेक्टिव देखेंगे कि हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को ही हमें फायदा होगा, बेनिफिट होगा क्लाउड के ऊपर जाने से, ठीक है। हमारा बिजनेस वहाँ पे किस तरह रन होगा, तो वो सारी चीजें आपने फाइनेंस, IT स्ट्रेटेजी किस तरह वहाँ पे कौन सी चूज करनी है, तो सारे वहाँ पे वो चीजें देखते हैं। फिर वो क्लाउड के ऊपर मूव होते हैं। जो कंपनी, अगर मैं बात करूँ, कंपनी ने मूव करना है क्लाउड के ऊपर, ठीक है, तो वो फिर क्या देखते हैं, यहाँ भी लिखा भी हुआ है: स्टेक होल्डर्स फ्रॉम बिजनेस परस्पेक्टिव, फॉर एग्जांपल बिजनेस मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर, बजट ओनर्स एंड स्ट्रेटेजी स्टेक होल्डर। तब सबकी एक डिसीजन मेकिंग होती है। वो डिसीजन के बेस पे फिर डिसाइड करते हैं कि हमारे बिजनेस को क्लाउड के ऊपर लेके जाना चाहते हैं या नहीं लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस को क्या फायदा होगा कि अगर हम क्लाउड पर मूव कर रहे हैं। पीपल पर्सपेक्टिव से ये देखा जाता है कि अगर कोई कंपनी क्लाउड पर मूव हो रही है, तो अगर वो क्लाउड के ऊपर जा रहे हैं, क्लाउड की सर्विस को यूज करना चाहते हैं, तो कंपनी के अंदर जो स्टाफ है, जो लोग काम कर रहे हैं, या उनको कोई स्किल्स आती हैं क्लाउड की, ठीक है, वो किस हद तक चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं क्लाउड से रिलेटेड, ठीक है, या वो किस हद तक फेमिलियर है क्लाउड सर्विस से। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखते हैं। तो पीपल पर्सपेक्टिव से अपने स्टाफ को देखते हैं, अपने एम्प्लॉयज को देखते हैं, लोगों को देखते हैं। फिर उस बेस पे क्या करते हैं, उस बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। अगर कुछ लोग जिनको नहीं पता तो उनको वो ट्रेन करते हैं, ठीक है, उनको डिफरेंट ट्रेनिंग्स देते हैं, एजुकेट करते हैं उनको क्लाउड सर्विस से रिलेटेड। तो पीपल पर्सपेक्टिव के अंदर अपने स्टाफ के एम्प्लॉयज को देखा जाता है। फिर हमारे पास आता है गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। गवर्नेंस पर्सपेक्टिव क्या होता है, कुछ कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, कुछ कंप्लायंस, सिक्योरिटी कंप्लायंस होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उनको देखा जाता है कि अगर हम क्लाउड को मूव कर रहे हैं तो क्या कंपनी की कोई पॉलिसी तो वहाँ पे ब्रीच नहीं हो रही, ठीक है, तमाम चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। कंपनी की जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी है, गवर्नेंस, सिक्योरिटी कंप्लायंस है,
वो सही तरह से काम करेंगे क्लाउड के ऊपर, तो वो सारी चीजें वहाँ पे जो उनकी आईटी स्ट्रेटेजी बनी होती है कंपनी की, तो वहाँ पे इन चीजों को मॉनिटर करते हैं गवर्नेंस पर्सपेक्टिव के अंदर। डिफरेंट चीजों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्न किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। प्लेटफॉर्म पर्सपेक्टिव के अंदर ये देखा जाता है कि कंपनी ये चूज करती है हम कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करेंगे। प्लेटफॉर्म का यहाँ पे ये मतलब है कि हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, लाइक हमने पढ़ा था डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं क्लाउड के ऊपर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस होता है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस होता है, एंड सॉफ्टवेयर एज सर्विस होता है। तो कंपनियां भी ये डिसाइड करेगी कि अगर वो क्लाउड के ऊपर मूव कर रहे हैं तो उन्होंने कौन सी सर्विस को यूज करना है, वो सर्विस किस प्लेटफॉर्म के अंदर आती है, और उस प्लेटफॉर्म के अंडर कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और एडब्ल्यू की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है। तो इन चीजों को भी वहां पे देखा जाता है कि आपने कौन सी सर्विस यूज करनी है, नेटवर्क, स्टोरेज, डेटाबेस। ऑब्वियसली कंप्यूटर सर्विस यूज करेंगे तो जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पैचिंग, हार्डवेयर तक सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेटवर्क के अंदर भी सेम होगा, स्टोरेज के अंदर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, वहां पे डाटा बैकअप करना, रेप्लिकेट करना, तो एडब्ल्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप S3 को यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप प्लेटफॉर्म एज a सर्विस सब यूज कर रहे हैं, डेटाबेस यूज करें, तो वो भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा कि डेटाबेस के अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और एडब्ल्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे क्या होती है। तो सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म परस्पेक्टिव के अंदर इन चीजों को देखा जाता है। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, एक कंपनी प्राइवेट क्लाउड से निकल के पब्लिक क्लाउड के ऊपर जा रही है तो उसको इनसिक्योरिटी कहाँ तक है कंपनी को, ठीक है, तो वो उनको इनसिक्योरिटी कहाँ तक है, अगर कोई इनसिक्योरिटी है तो उसको उन्होंने किस तरह रिमूव करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं, कौन कौन से डिसीजन जो उन्होंने लेने हैं उस सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी को रिमूव करने के लिए, ठीक है, या वो क्लाउड के ऊपर अपनी सिक्योरिटी को किस तरह बेटर कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे जाती हैं सिक्योरिटी परस्पेक्टिव के अंदर, यहाँ पे उनकी तमाम सिक्योरिटी जो रिक्वायरमेंट होती है उनको मीट किया जाता है। तो मीट करने के लिए जो डिसीजन ले जाते हैं उनको हम बोलते हैं सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से चीजों को मॉनिटर करना। तो सिक्योरिटी के अंदर हमने सारी चीजें पढ़ी थी। हार्ड अपने नेटवर्क को सिक्योर करना, सिस्टम को सिक्योर करना, डाटा को सिक्योर करना, तो हर डिफरेंट लेयर के ऊपर हम सिक्योरिटी लगाते हैं ताकि हमारी चीजें क्लाउड के ऊपर सिक्योर तरह से पड़ी रहें। ऑपरेशंस पर्सपेक्टिव के अंदर ये देखा जाता है कि डे टू डे एक्टिविटीज किस तरह रन हो रही है हमारी। अगर हमारा बिजनेस रन कर रहा है तो हमें आउटपुट किस तरह दे रहा है, हमें बेनिफिट उससे कितना हो रहा है, अगर हम सर्विस यूज कर रहे हैं तो वो सर्विस रिस्पॉन्ड किस तरह कर रही है, काम किस तरह कर रही है, तो वहाँ पे सारी चीजें देखी जाती हैं। सर्विस मॉनिटरिंग होती है वहाँ पे, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है, तो ये सारी चीजें वहाँ पे होती है ऑपरेशन परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव के अंदर। तो इनके अंदर इन चीजों को देखा जाता है। अगर आप क्लाउड पर मूव हो गए हैं तो उसके बाद इन चीजों को देखा जाता है। तो टोटल हमारे पास जो क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क होते हैं वो 6 होते हैं, आप लोगों को नेम याद रखने, एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछ लेते हैं वो, ठीक है। बाकी उनकी जो डिटेल्स है वो बेशक आप ना उसको थोड़ा बहुत रीड कर लें, उनको उस तरह कॉन्सेप्ट ले लें, बाकी जो उसके नेम है वो आपने याद रखना है यहाँ पे। जी स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क के बाद वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू AWS वेल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। ये भी आपके पास एक तरह की सर्विस तो नहीं है, ये आपके पास वेल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क आपके पास सर्विस नहीं है, बट एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको आप स्टडी करते हैं बिफोर गोइंग टू क्लाउड। क्लाउड की कोई सी भी सर्विस को आपने यूज करना है तो आपका आर्किटेक्चर किस तरह होना चाहिए, आपको आपने क्लाउड को बेस्ट एफिशिएंट वे में किस तरह यूज कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, अच्छे तरीके से आउटपुट मिले। तो उसके लिए जो है ना हमें ऑब्वियसली बेस्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, बेस्ट हमें गाइडेंस चाहिए होती है। तो वो हम इन इसलिए हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, क्लाउड अडॉप्शन फ्रेमवर्क को और वेल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को, ठीक है। तो वेल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क का मतलब यही होता है, आपको यहाँ पे आइडिया हो रहा है इसके मीनिंग से, वेल आर्किटेक्टेड, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं क्लाउड के ऊपर, ठीक है, तो उसका आर्किटेक्ट किस तरह होना चाहिए कि बेस्ट एफिशिएंट वे में आपको आउटपुट प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे देखें, क्लाउड आर्किटेक्ट शुड यूज द वेल AWS वेल आर्किटेक्टिव फ्रेमवर्क टू। फर्ज करें अगर आप एज अ सोल्यूशन काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करना है किसी भी कंपनी को, ठीक है, कि वहाँ पे आपका वो डिफरेंट चीजें होती हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे कि आपने आर्किटेक्चर को डीकपल किस तरह करना है, ठीक है, फेल ओवर पॉलिसी किस तरह यूज करना, डिफरेंट चीजें होती हैं वहाँ पे। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, वेल आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क को स्टडी करते हैं, जो क्या काम करता है, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ आर्किटेक्चर बेस्ट प्रैक्टिसेस। वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस के क्या होनी चाहिए,
एड्रेस फाउंडेशनल एरियाज दैट आर ऑफन नेग्लेक्टेड। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप एट द टाइम ऑफ क्रिएशन आप आर्किटेक्चर आप उसको इग्नोर कर देते हैं, जिनको आपने इग्नोर नहीं करना चाहिए। एवेल्युएट आर्किटेक्चर यूजिंग कंसिस्टेंट यूज ऑफ प्रिंसिपल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है। तो ये चीज आपको प्रोवाइड करता है। आपने सिर्फ यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। जो क्लाउड अडोप्शन फ्रेमवर्क है ना, उसके जो 6 पर्सपेक्टिव आपने वो याद रखने हैं, उनके नेम याद रखने हैं। और सेकंड वन, ये आपने याद रखना है, वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क पिलर्स होने वाले हमारे पास, ठीक है। पिलर्स होते हैं जो हमें बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं। तो वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क का कौन कौन से पिलर्स आते हैं? ऑपरेशन एक्सीलेंस आता है हमारे पास, सिक्योरिटी आता है, रिलायबिलिटी आता है, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी आता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आता है। तो ये वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क पिलर्स हैं। तो आपसे ये डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कि वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क के कितने पिलर्स हैं, या पिलर कौन कौन से हैं, आपको डिफरेंट ऑप्शन नीचे देखने को मिलते हैं। या वो आपसे किसी एक बार में पूछ लेते हैं कि अगर ये सिनेरियो है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे AWS वेल आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क का कौन सा पिलर फुलफिल हो रहा है। आपने इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है और गौर से इसको याद करना है आपने, ठीक है। ये चीजें याद करने वाली हैं, ये रीड करने वाली चीजें हैं ये वाली। तो इसके 5 पिलर्स हैं: ऑपरेशन एक्सीलेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। एक और है इसका, लेकिन वो अभी आपने नहीं पढ़ना। सबसे पहला जो हमारे पास पिलर आता है वेल आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क के अंदर, वो हमारे पास आता है ऑपरेशनल एक्सीलेंस। ऑपरेशन एक्सीलेंस के अंदर क्या होता है? द एबिलिटी टू मॉनिटर सिस्टम्स, द एबिलिटी टू मॉनिटर सिस्टम्स, डिलीवर बिजनेस वैल्यूज, टू कंटिन्यूअली improve supporting प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। तो वहां पे क्या होता है ऑपरेशन एक्सीलेंस के अंदर, कि हमें जो है ना वो बिजनेस वैल्यू किस तरह डिलीवर हो रही है, ठीक है, हमें बिजनेस आउटपुट किस तरह मिल रही है। वहां पे जो हम एक सिस्टम हम चला रहे हैं, डिफरेंट हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं क्लाउड के अंदर, वो किस तरह काम कर रही है, आउटपुट किस तरह दे रही हैं, ठीक है। तो उन सबको मॉनिटर किया जाता है ऑपरेशन एक्सीलेंस के अंदर। तो उनको मैनेज किस तरह करना है, हैंडल किस तरह करना है, उसको आप पढ़ते हैं ऑपरेशन एक्सीलेंस। उनको उनको चलाना किस तरह, रन किस तरह करना है, जो डे टू डे एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो किस तरह परफॉर्म हो रही हैं, उनको मॉनिटर करना, वो हम पढ़ते हैं ऑपरेशन एक्सीलेंस के अंदर, ठीक है। जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ डिलीवर बिजनेस वैल्यूज। यहाँ पे देखें, दिस पिलर फोकस ऑन रनिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स। सिस्टम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? जो यहाँ पे हम डिफरेंट मशीन्स का यूज करते हैं, टू डिलीवर बिजनेस वैल्यूज एंड कंटिन्यूली इंप्रूविंग सपोर्टिव प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, ठीक है भाइयों। तो अगर आप आपने ऑपरेशन एक्सीलेंस को फुलफिल करना है अपने डिजाइन के अंदर या अपने आर्किटेक्चर के अंदर, तो उसके लिए कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं, जैसे यहाँ पे देख लें आप, परफॉर्म ऑपरेशन एज अ कोड। आपने कोई भी काम करना है, आप एज अ कोड वहां पे करें। कोड का मतलब क्या होता है कि आप मैनुअली ना करें वहां पे, ठीक है। हम जब पढ़ेंगे एक सर्विस होती है हमारे पास क्लाउड फॉर्मेशन AWS के अंदर, जो क्या काम करती है, जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड काम करती है, कि वहां पे आप सारा काम कोड के थ्रू करते हैं, आप मैनुअली नहीं करते। वहां पे कंसोल नहीं होता आपके पास, आप कोड के थ्रू सारा काम करते हैं। आपने VPC बनाना है, आपने सबनेट बनाने हैं, EC2 बनाना है, डाटाबेस बनानी है, तो वहां पे आप सारा काम कोड के थ्रू करोगे, ठीक है। तो उससे ये होता है कि चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं, चीजों को मैनेज करना, हैंडल करना आपके लिए इजी होता है। इसलिए यहाँ बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम चीजों को एज अ कोड यूज करें, ठीक है। कोई भी हमें चीज बनानी है, हम कोई भी ऐसी सर्विस यूज करें जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोड के अंदर आती हो, जिस तरह टेराफॉर्म हो गया, ओपन सोर्स होता है, इस तरह टेराफॉर्म का जो मुतबादिल होता है AWS के अंदर, वो उनकी अपनी सर्विस होती है क्लाउड फॉर्मेशन। Annotate documentation. Automate the creation of annotated documentation after every build. Annotated documentation can be used by people and systems. Annotations can be used as input to your operations code. कि जो हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं वहाँ पे, जो हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसका हम पूरा कोड लिखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब हम उसकी लैब करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन की, तो उसको किस तरह मैनेज करना है, उसको कौन कौन यूज कर सकता है, किस बेस्ट एफिशिएंट वे में किस तरह आपने यूज करना है, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट होता है। मेक फ्रीक्वेंट स्मॉल रिवर्सिबल चेंजेस, कि अगर आप कोई आर्किटेक्चर बना रहे हैं, कोई डिजाइन आप अपना बना रहे हैं, तो वहां पे ये देखें
कि अगर कोई हम डिजाइन बना रहे हैं तो उसके अंदर कुछ चेंजिंग किस तरह कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आपने कोई डिजाइन बना लिया है तो कल को उसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है, कोई अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, तो आप बोलने कि इट इज इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते, तो अगर करेंगे तो एरर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने आर्किटेक्चर को डीकपल करने की कोशिश करते हैं, चीजों को फेल ओवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर एक चीज खराब हो जाए तो उसकी वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। जी, बोले। सर मुझे ये एनोटेट डॉक्यूमेंटेशन वाला सही क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, एक्चुअली ये क्या होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, मतलब एक नोट होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, आप इसको डॉक्यूमेंट समझ लें या एक कोडिंग इन्वायरमेंट समझ लें, तो वो उसको हम बोलते हैं एनोटेट डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होती हैं, लिखी होती है कि हमें ये डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कोई हम डिजाइन बना रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। यहाँ पे अगर हम किसी चीज को लिख रहे हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन आगे लिखते हैं, उसकी तशरीह आगे करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम सारी चीजें लिखते हैं। ठीक है, ये आपको मिलेगा वहाँ पे क्लाउड अडोप्शन जो हमारे पास होता है, क्लाउड फॉर्मेशन इनकी सर्विस होती है AWS की। वहाँ पे आपको इस तरह के जो ना, वो सर्विस नहीं है, एंड डॉक्यूमेंट कोई सर्विस का नाम नहीं है, बट बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें। ठीक है, अगर कोई आपने आर्किटेक्चर बनाया हुआ है तो उससे रिलेटेड वहाँ पे चीजें लिख लें, या ताकि आप चीजें याद रहें कि हमने कौन सा आर्किटेक्चर किस तरह बनाया हुआ है। तो उसके लिए जो है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन का वर्ड यूज करते हैं, एनोटेट का वर्ड यूज करते हैं। एनोटेट का मतलब क्या होता है, लाइक आप समझ लें कि एक्सप्लेनेशन समझ लें या तशरीह समझ लें। ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे आपने अपने आर्किटेक्चर की तशरीह की हो। ठीक है, जिस तरह कानून बना होता है ना, तो कानून तो लिखा होता है, उसकी तशरीह भी की होती है उन्होंने। इसी तरह यहाँ भी जो आप आर्किटेक्चर बना रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसकी तशरीह करना, एक्सप्लेनेशन, उसको एक्सप्लेन करना, वो सारी चीजें हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखते हैं। Refine operation procedures frequently. Look for opportunities to improve operation procedures. Evolve your procedures appropriately as your workload. तो ऑब्वियसली जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी नीड है, आप उसके मुताबिक काम करेंगे। ठीक है, वहां पे आप रिवर्सिबल स्मॉल चेंजेस कर सकें। रिफाइन ऑपरेशन प्रोसीजर फ्रीक्वेंटली, आप कौन कौन से प्रोसीजर यूज कर रहे हैं उनको फ्रीक्वेंटली यूज करें, वहां पे कोई ऐसा इशू ना आए। एंटीसिपेट फेलियर, अगर कोई फेलियर आ जाता है तो आपने उससे बाहर कैसे निकलना है, आपने वहां फेल ओवर कैसे करना है। ठीक है, तो आपका डिजाइन इस तरह का होना चाहिए। हमने पढ़ा था ना कि हम क्या करते हैं, हम जब डाटाबेस बनाते हैं तो डाटाबेस के अंदर क्या करते हैं, एक प्राइमरी बनाते हैं और एक बनाते हैं उसका रेप्लिका बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर एक जगह से डाटाबेस फेल हो जाती है तो उसको दूसरी जगह से हम एक्सेस हो सके या उसको हम कर पाए। ठीक है, तो वो चीजें होती हैं यहाँ पे। लर्न फ्रॉम ऑल ऑपरेशन फेलियर, अगर कोई मिस हैपन हो जाता है, कोई फेल आ जाता है, तो वहां पे आपने उससे सीखना है, लर्न करना है कि ये एक्चुअली वल्नरेबिलिटी है कहाँ पे थी, कैसे फेल हुआ, नेक्स्ट टाइम इससे हमने कैसे बचना है। तो अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, इन सब चीजों को फुलफिल, इन सब प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑपरेशन एक्सलेंस डिजाइन है वो फुलफिल हो रहा है आपके आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बेशक इतना याद कर ले, ऑपरेशन एक्सलेंस के अंदर क्या आता है। ऑपरेशन एक्सलेंस के अंदर परफॉर्म ऑपरेशन एज अ कोड, annotate documentation, make frequent small reversible changes, refine operations, anticipate failure, learn from all operational failures। तो ये चीजें आपने इनको याद रखनी है जो ऑपरेशन एक्सलेंस के अंदर आती है। सिक्योरिटी तो बहुत आसान है आई थिंक। ठीक है, ये तो जरूरत नहीं है आपको। जो हमने सिक्योरिटी मॉड्यूल पढ़ा कंप्लीट, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि सिक्योरिटी के अंदर अगर हमने सिक्योरिटी की चीज़ों को फुलफिल करना है, कि अगर हमने ये देखना है कि सिक्योरिटी हमारे पास जो है ना वो बेटर है, हमारे पास वहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें करते हैं। क्या करते हैं हम वहाँ पे, लेयर बाय सिक्योरिटी यूज करते हैं, डिफरेंट लेयर्स के ऊपर सिक्योरिटी का यूज करते हैं। नेटवर्क लेयर के ऊपर अलग से फायरवॉल यूज करते हैं, होस्ट लेयर के ऊपर अलग से फायरवॉल यूज करते हैं। फिर जो हमारा डाटा पड़ा होता है उसको फिर अलग से उसके ऊपर सिक्योरिटी लगाते हैं, चीज़ों को इनक्रिप्ट करते हैं, तो वो फिर सिक्योरिटी के अंदर सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये आसान है, इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ऑब्वियसली सिक्योरिटी के अंदर फिर आपको की एरियाज ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जो हमारे पास IAM सर्विस होती है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, उसको यूज करना है आपने। वहाँ पे डिफरेंट यूजर्स बनाने हैं, किस तरह बनाने हैं, उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है वो हमने पढ़ा है क्या होती है। ठीक है, आप
हमेशा अपना लीस्ट प्रिविलेज वाला प्रिंसिपल को फॉलो करना है। जब भी आपने किसी यूजर को कोई परमिशन असाइन करनी है, पॉलिसी लगानी है, तो हमेशा उसको वही काम करने की परमिशन देनी है जो वो उसने काम करना है। आपने किसी भी यूजर को एक्स्ट्रा परमिशन नहीं साइन करनी। डिटेक्टिव कंट्रोल, कुछ आपने डिटेक्टिव सर्विस यूज करनी है, मॉनिटरिंग सर्विस यूज करनी है आपने, जिस तरह क्लाउड ट्रेल होता है, Amazon इंस्पेक्टर होता है, तो ये सारी वहां पे आप चीजों को यूज कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, अपने नेटवर्क के ऊपर सिक्योरिटी लगानी है। डाटा प्रोटेक्शन, डाटा को एन्क्रिप्ट करना है आपने। इंसिडेंट रिस्पॉन्ड, और अगर कोई वहां मिस हो जाता है तो उससे अपने बाहर कैसे निकलना है, फेल ओवर कैसे होना है। तो ये सारी चीजें आपने वहां पे सिक्योरिटी के अंदर करनी होती हैं। तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आपने ये देखना होता है कि अगर हमारा कोई आर्किटेक्चर है तो वहां पे सिक्योरिटी किस हद तक टाइट है या बेटर है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपने वहां पे देखनी होती है। डिजाइन के अंदर क्या क्या आपने देखना होता है। इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी एट ऑल लेयर्स, ये मैंने दोबारा बात की कि ऑल लेयर्स के ऊपर आपने सिक्योरिटी लगानी है। इनेबल ट्रेसेबिलिटी, जो हमारे पास मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं, डिटेक्शन टूल्स होते हैं, आप इनको यूज करना है। इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस, कि आपने हमेशा हर यूजर को थोड़े काम करने की परमिशन देनी है, ठीक है। जो जो उसने काम करना है, जो उसको रिक्वायर्ड है, सिर्फ वही काम करने की परमिशन दे, एक्स्ट्रा काम परफॉर्म करने की उसको परमिशन ना दें। फोकस ऑन सिक्योरिंग योर सिस्टम, कैसे सिक्योर करना है, ऑटोमेट चीजों को आपने ऑटोमेट आपको करना आता हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आर्किटेक्चर के अंदर सिक्योरिटी प्रिंसिपल जब फुलफिल हो, आपने इन सब चीजों को देखना होता है। रिलायबिलिटी आप होता है, जो हमारे पास थर्ड पिलर होता है AWS पर आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क के अंदर, वो हमारे पास भाई होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा सिस्टम कितना रिलायबल है, ठीक है। रिलायबल का मतलब होता है कि कितना यूजर फ्रेंडली है, उसको हम कितना इजी तरीके से यूज कर सकते हैं, या अगर वो फेल हो जाता है तो उसको दोबारा रिकवर करने के में किस हद तक उसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है। रिकवर फ्रॉम फेलियर एंड मिटिगेट डिस्ट्रप्शन, या हम अगर कोई फेलियर वहां पे आ जाता है तो उसको वहां पे दोबारा रिकवर किस तरह कर सकते हैं, कितने देर में कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा प्रोसीजर आपका होता है, उसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी, ठीक है। जिस तरह हम कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज लेने जाते हैं ना बाजार से, तो हम पूछते हैं कितना रिलायबल है ये, ठीक है। इसकी क्या गारंटी है, क्या इसकी वारंटी है, कितना रिलायबल है, कितना काम करेगा हमारे लिए, आउटपुट कैसे देगा। तो अगर आपका सिस्टम रिलायबल है तो उसके लिए हम ये चीजें देखते हैं कितना रिलायबल है, वो उसके वहां पे फेलियर चांसेस कितने होते हैं, अगर फेल हो जाता है तो उसको दोबारा रिकवर करने के अंदर कितने चांसेस होते हैं। तो उसमें रिलायबिलिटी के अंदर ये देखा जाता है। रिकवर फ्रॉम, तो ये चीजें आपने खुद देखनी होती हैं, ये एडमिन वाला नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पे ऑब्वियसली अगर कोई डेटाबेस फेल हो जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको जो है ना दूसरी जगह से एक्सेस कर लें डेटाबेस को, ठीक है। आपने उसका रेप्लिका बनाया हो, मल्टी डिप्लॉयमेंट आपने यूज किया हो, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर को रिलायबिलिटी। रिकवर फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस फेलियर्स, डायनामिकली acquire computing resource to meet demand, mitigate disruptions such as misconfiguration, transit network issue। तो डिफरेंट चीजें होती हैं जिनको आपने यहाँ पे देखना होता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस होती है जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो अगर आप अपने डिजाइन बनाया हुआ क्लाउड के अंदर, और आप उनको चाहते हैं कि रिलायबल हो, वहाँ पर रिलायबिलिटी इंक्रीज हो हमारी, तो वहाँ पे आपने इन प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है। टेस्टिंग रिकवरी प्रोसीजर्स, इन द क्लाउड यूजर्स कैन टेस्ट हाउ सिस्टम फेल एंड दे कैन वैलिडेट देयर रिकवरी प्रोसीजर्स। यूजर कैन सिमुलेट एंड एक्सप्लोर डिफरेंट फेलियर्स एंड देन रिजॉल्व देम बिफोर रियल फेलियर अकर्स। तो आप उसको टेस्टिंग करके दे सकते हैं, ठीक है। आपने कोई सर्वर बनाया है तो आप उसके ऊपर बटन डाल के देख सकते हैं कि ये कितना बटन जो है ना वो ये कर सकता है, उसको बियर कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये फेल हो जाएगा तो वहां पे इसको रिकवर कैसे करना है, हम अपने चीजों को माइग्रेट किस तरह करना है, फेल ओवर किस तरह करना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देखते हैं। टेस्टिंग कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ठीक है। ऑटोमेटिकली रिकवर फ्रॉम फेलियर, अगर कोई सिस्टम फेल हो जाता है उसको रिकवर आपने कैसे करना है ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाए। स्केल हॉरिजॉन्टली, वहाँ पे आप स्केलिंग यूज कर रहे हैं, जो स्केलिंग सर्विसेज होती हैं, ऑटो स्केलिंग होती है, उसको आप यूज कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम अकेला IC2 बना के छोड़ देंगे तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है।
अगर आपकी कोई एप्लीकेशन बन रही है, आपने उसके लिए क्या बनाया, EC2 बना दिया, तो अकेला EC2 बनाने से एक दो तीन पांच भी बनाते हैं तो काम नहीं चलेगा। आपने पूरा डिजाइन बनाना होता है, ठीक है। EC2 बनाने के बाद आपने उसके साथ लोड बैलेंसर भी यूज करना है, जाके ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इक्वली। वहां पे आपने ऑटो स्केलिंग भी यूज करनी है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, सारी चीजें। ऑटो स्केलिंग भी यूज करनी है आपने वहां पे, ताकि वहां पे अगर कोई लोड बढ़े तो चीजें ऑटोमेटिकली इंक्रीज भी हो जाए, ऑटोमेटिकली डिक्रीज भी हो जाए। सर्वर इंक्रीज भी होते रहे, डिक्रीज भी होते रहे ऑटोमेटिकली, और मैनुअली कुछ ना करना पड़े। तो ये सारी चीजें आप सर्विस को इंटीग्रेट करके करते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है हमारे आर्किटेक्चर की। स्टॉप गैसिंग कैपेसिटी, आप कैपेसिटी के बारे में परेशान नहीं होना कि कैपेसिटी कितनी है मेरे सर्वर की। ऑब्वियसली वहां पे आप स्केलिंग सर्विस यूज करेंगे। अगर आपके सर्वर की स्टोरेज कैपेसिटी या CPU यूटिलाइजेशन या मेमोरी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, तो आपको आप मैन्युअली कुछ करना पड़ेगा, वो चीजें ऑटोमेटिकली इंक्रीज भी हो रही होंगी, डिक्रीज भी हो रही होंगी। मैनेज चेंज इन ऑटोमेशन, अगर आपने कोई ऑटोमेट तरीके से कोई चीज यूज कर रहे हो, उसके साथ कोई चेंजिंग करनी है तो आप इजिली वहां पे कर सकें, ठीक है। अगर ये चीजें आपके पास हैं तो इसका मतलब जो आपका रिलायबिलिटी पिलर है वो भी आपका फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। परफॉर्मेंस एफिशिएंसी के अंदर हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं, रिसोर्स मतलब जो हम सर्विसेज यूज कर रहे हैं, वो किस तरह काम कर रही हैं, ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस क्या है, वो आउटपुट किस तरह दे रही हैं, वो सारी चीजें वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस के अंदर ये चेक करते हैं। रिसोर्सेज को, सर्विसेज को चेक करते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस किस तरह है। तो परफॉर्मेंस के अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, democratize advanced technologies that are difficult to implement can become simpler to consume by pushing that knowledge and complexity into the cloud vendors domain instead of having your IT team learn how to host and run new technology you can customize। अगर कोई आप सर्विस यूज कर रहे हैं और अगर कोई ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती रहती है, अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई है तो आपने उसको किस तरह यूज करना है, अपने आर्किटेक्चर के अंदर उसको किस तरह लेके आना है, ठीक है, विदाउट एनी डाउन टाइम, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। गो ग्लोबल इन मिनट्स, आपका आर्किटेक्चर इस तरह का होना चाहिए कि आप मिनट्स में गो ग्लोबल हो सकें, कि आप अगर एक चीज को दूसरे जगह के अंदर लेके जाना चाहें तो आप मिनट्स में लेके जा सकें। गो ग्लोबल का ये मतलब होता है, मैंने आपको दिखाया भी था कि जब हम एक रीजन के अंदर काम कर रहे होते हैं और हम दूसरे रीजन के अंदर जाना चाहते हैं तो हमें वीजा नहीं लेना पड़ता, ठीक है। आप फर्ज कर लें मैं पाकिस्तान के अंदर मेरी की कंपनी चल रही है, उसी कंपनी को मैंने लेके जाना है या उसी बिजनेस को मैंने लेके जाना है USA करना है, न्यूजीलैंड के अंदर, मुझे क्या करना पड़ेगा, वीजा कंसल्टेंसी वालों से मुझे मिलना पड़ेगा, वो सारा प्रोसीजर होगा, वीजा लेना पड़ेगा, वो सारा काम होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने करना है तो ऐसा कोई काम नहीं है, गो ग्लोबल इन मिनट्स, आप मिनट्स में जा सकते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, सिर्फ एक क्लिक के ऊपर, ठीक है। सिर्फ आपने क्लिक करना है वहाँ पे, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करना है, और आप वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं, किसी भी डाटा सेंटर को यूज कर सकते हैं। यूज अ सर्वलेस आर्किटेक्चर, जो मोस्टली चीजें आजकल यूज हो रही है ना मार्केट के अंदर, वो ये सर्वलेस आर्किटेक्चर यूज हो रहा है। सर्वलेस का मतलब ये होता है कि हम ऐसी सर्विसेज का यूज कर रहे हैं जो सर्वलेस हो, ठीक है। तो मोस्टली सर्वलेस आर्किटेक्चर ही काम कर रहा है हमारे पास। इसका कुछ बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट इसका ये होता है कि ये कॉस्टली भी नहीं होता, ठीक है, ये आपको सस्ता पड़ता है। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे आपको चीज़ों को मैनेज नहीं करना पड़ता है, ये मैनेज सर्विसेज होती हैं जिनको एड्रेस वाले मैं खुद से मैनेज करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारी हेडेक नहीं होती, चीज़ों को मैनेज करना, अपडेट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। उसके अलावा चीज़ों को ऑटोमेट करना, उसके लिए भी सर्वलेस चीज़ों को यूज किया जाता है। तो ये सारे काम होते हैं जहाँ पे हम सर्वलेस का यूज करते हैं। जिस तरह हमारे पास AWS लैम्बडा होता है, उसका हम यूज करते हैं, वो भी एक तरह की हमारे पास सर्वलेस सर्विस है। हमारे पास इलास्टिक बीन स्टॉक होता है, वो भी एक तरह की सर्वलेस आपके पास सर्विस है। आपके पास S3 है, ठीक है, S3 भी आपके पास सर्वलेस सर्विस है। सर्वलेस का मतलब ये नहीं होता कि वो किसी सर्वर के ऊपर नहीं चल रही, ऑब्वियसली वो बैकएंड के ऊपर किसी सर्वर के ऊपर ही चल रही होती है सर्विस, लेकिन वो जिस सर्वर के ऊपर चल रही होती है उसको मैनेज करना या उसको हैंडल करना कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट मोर ओपन, वहाँ पे आप डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, टेस्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीजें वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर ये चीजें फुलफिल हो रही हैं तो ऑब्वियसली आप जो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी पिलर है आप उसको फुलफिल कर रहे हैं। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, क्लाउड के अंदर जब भी हम मूव करते हैं ऑब्वियसली दो चीजें वहां पे सबसे पहले आती हैं। एक तो कॉस्ट के हवाले से ये देखा जाता है कि अगर हम क्लाउड की ओर मूव कर रहे हैं अपने आर्किटेक्चर को या अपने बिजनेस को, तो
हमें वहाँ पे बेनिफिट कितना मिलेगा कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कॉस्ट पर्सपेक्टिव से भी हम वहाँ पे चीज़ों को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। और उसके अलावा दूसरी जो मेन होती है वो ये होता है कि सिक्योरिटी, कि हमें सिक्योरिटी कितनी मिलेगी क्लाउड के अंदर, क्योंकि पब्लिक क्लाउड है तो वहाँ पे कुछ लोग इनसिक्योरिटी फील करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डिफरेंट सिक्योरिटी हमें हर लेवल के ऊपर वहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है। तो कोस्ट के अंदर ये देखा जाता है कि अगर आप का आर्किटेक्चर बना हुआ है, ठीक है, आपका एक आर्किटेक्चर बना हुआ है, लेकिन आप वहाँ पे आप कुछ सर्विस यूज नहीं कर रहे, जिस तरह ट्रस्टेड एडवाइजर होता है जो आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में आपकी हेल्प करता है, वो वहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। आप डिफरेंट और सर्विस यूज नहीं कर रहे हैं जो आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में आपकी हेल्प करती हैं, ठीक है। आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, या वहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है या ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली ये आपकी तरफ से खराबी है। आपने इसी को ठीक करना है एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट। बीइंग अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट आपने इसी को ठीक करना है। वहाँ पे आपने ही बेस्ट डिसीजंस बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने वहाँ पे परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जिनको आपने एक्चुअली, मैं अगर आपको ओवरव्यू दूं, तो अगर फर्ज कर लें आप वहाँ पे कुछ चीजें कर रहे हैं, कोई आपको कहता है कि मैंने अपनी वेबसाइट लेके जानी है या अपने वहाँ पे एप्लीकेशन बनानी है, क्लाउड की सर्विस को यूज करना है, तो मुझे ये बताओ कि वहाँ पे मैं किस तरह चीज़ों को यूज करूँ, ठीक है। तो वहाँ पे फिर आपने डिफरेंट चीज़ों को उनको सजेस्ट करना होता है, डिफरेंट चीज़ों को बतानी होती है, एडवाइस करनी होती है कि आप इस चीज़ों को इस तरह करें ताकि आपकी कॉस्ट बेटर हो, ठीक है। आप इस सर्विस को इस तरह यूज करें ताकि उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। आप इस सर्विस को इस तरह यूज करें ताकि वहाँ पे उसके जो ऑपरेशन एक्सलेंस है वो फिल हो जाए। तो आपने डिफरेंट चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ ली इस लेक्चर के अंदर, एक क्लाउड एडोप्शन फ्रेमवर्क, दूसरा हमने पढ़ लिया वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने इनको अच्छे से याद करना है और रीड आप इसको मैक्सिमम करें। जी भाइयों, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे वो कह रहे हैं थोड़ा डीप डाइव कर लें, डीप डाइव इनटू वेल आर्किटेक्टेड डिजाइन प्रिंसिपल। एक्चुअली यहाँ पे ना आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है, हमने क्लाउड एडोप्शन फ्रेमवर्क पढ़ा, हमने वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क पढ़ा, अभी हम ये पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई अगर कोई डिजाइन आप बना रहे हैं, ठीक है, किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, या आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे बीइंग अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट आपने किन किन चीज़ों को फॉलो करना होता है, ठीक है। आपने वहाँ पे किस तरह बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होता है, बेस्ट आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो ये जरूरी होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी रियल टाइम इन्वायरमेंट के अंदर। तो वेल आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क के अंदर अगर हम ओवरव्यू की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टॉप गैसिंग योर कैपेसिटी नीड्स। ऐसा ना हो कि आपके सर्वर के ऊपर बर्डन पड़ जाए, ठीक है, आपका सर्वर डाउन हो जाए और आप वहां पे देखेंगे अब मैंने करना क्या है, ठीक है। तो आपने अपने आर्किटेक्चर को इस तरह बनाना है कि वहां पे आपको जरा भी मैनुअली काम ना करना पड़े, ठीक है। वहां पे मैनुअली कुछ ना करना पड़े, चीजें ऑटोमेटिक तरीके से इंक्रीज भी हो रही हो, डिस्पोज भी हो रही हो, डिक्रीज भी हो रही हो, ठीक है। अगर आपकी सर्वर फर्ज करें आपने कोई एप्लीकेशन रन करनी है और वहां पे आपने इनिशियल आपको नहीं पता कि ट्रैफिक कितनी आएगी, तो आपने क्या किया वहां पे ऑन डिमांड इंस्टेंस का यूज करके दो सर्वर बना लिया, एक सर्वर आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। ओब्वियसली जब एकदम से उसके ऊपर ट्रैफिक आएगी तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप उसको जो है ना वो सर्वर को इंक्रीज कर लो मैनुअली। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप सर्वर को लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करोगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, उसको बाद में अटैच करोगे, तो काफी टाइम लगेगा। तो डाउन टाइम वहां पे आएगा, उस डाउन टाइम में जितने आपके यूजर या कस्टमर, उनको वहां पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। आपको वहाँ बिजनेस लॉस होगा, कस्टमर लॉस वहां पे आपको होगा, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस भी होगा आपको वहां पे। इसलिए आप क्या करते हैं वहां पे, आप ऑटो स्केलिंग सर्विसेज यूज करते हैं वहां पे, कि जैसे ट्रैफिक बढ़े आपके सर्वर भी इंक्रीज हो जाए, ट्रैफिक कम हो आपके सर्वर भी डिक्रीज हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है। आप चाहे घर में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, आपको पता नहीं है सर्वर इंक्रीज भी हो रहे हैं, डिक्रीज भी हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपने एक दफा उसकी ऑटो स्केलिंग करनी है, इन चीजों को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको मैनुअली सारी चीजें करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो वो हम पढ़ेंगे जब हम वो इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ऑटो स्केलिंग सर्विस पढ़ेंगे, हम लोड बैलेंस यूज करेंगे, वहां पे इन चीज़ों को पढ़ेंगे। टेस्ट सिस्टम एट प्रोडक्शन स्केल, इसका मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली पहले आप क्या करें, चीज़ों को टेस्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करके चीज़ों को टेस्ट कर लें कि अगर मैं ये आर्किटेक्चर बनाने जा रहा हूँ, क्या वो सही तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा, ये वहाँ पे वल्नरेबिलिटी कहाँ पे आएगी, वहाँ पे कहाँ कहाँ पे इश्यूज मुझे फेस करने पड़ेंगे, ताकि उनको मैं
टेस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर ही फाइंड आउट करके उनको रिमूव कर लूँ, ना कि अगर मैं उसको प्रोडक्शन लेवल के ऊपर चला जाऊँ सीधा और वहाँ पे चीज़ों को मैं बनाऊँ तो वहाँ पे मुझे कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिले। ठीक है, तो इसलिए पहले आप टेस्ट भी कर सकते हैं, बाद में आप प्रोडक्शन लेवल के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चीज़ों को ऑटोमेट करें। ठीक है, ऑटोमेट करने के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं हम। AWS के अंदर हमारे पास क्लाउड क्लाउड फॉर्मेशन सर्विस होती है, जो चीज़ों को ऑटोमेट करने में हेल्प करती है। आप सर्वलेस आर्किटेक्चर का यूज़ कर सकते हैं, लेमडा का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट हमारे पास सर्विस होती हैं। तो इन सर्विस को भी आप यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए। ठीक है, तो आपके सर्वर के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए, कि ऑटोमेशन होनी चाहिए आपके सर्वर के, आपकी आपके आर्किटेक्चर के अंदर, आपके आपके जो है ना वो इन्वायरमेंट के अंदर। वहाँ पे थोड़ा सा वो कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि आप अगर ट्रेडिशनल के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलते थे, या वहाँ पे क्या क्या डिसएडवांटेज थे। उसी तरह अगर आप क्लाउड के ऊपर मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपका टाइम भी बचता है। ठीक है, टाइम भी ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा रिस्क भी अब कम होता है आपका। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं क्योंकि आप वहाँ पे आप बेस्ट प्रैक्टिस का यूज़ करते हैं। ड्राइव आर्किटेक्चर यूजिंग डाटा। यहाँ पे आप ये देखते हैं कि आपका डाटा किस तरह का है। ठीक है, आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस बेस पे आप अपना आर्किटेक्चर बनाते हो। या अगर आप फर्ज कर लें आपने फाइवर के ऊपर गिग बनाई हुई है, या वहाँ पे सोल्यूशन काम कर रहे हो, ठीक है, या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऑब्वियसली अगर कल को आपको ऑर्डर आएगा तो वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में बताएंगे आपको क्लाइंट कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये नीड है, मुझे इस तरह का आर्किटेक्चर चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको आप फिर उसको उसी तरीके से आर्किटेक्चर बताओगे। ठीक है, अब देखो कुछ कंपनीज होती हैं, वो ये कहती हैं कि वो सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा कंसर्न नहीं होती, वो कहती हैं कि बस हमें कॉस्ट जो है ना वो मिनिमम पड़े। ठीक है, फिर आप उनको ऐसा सोल्यूशन देना होता है कि कॉस्ट उनको कम पड़ रही हो। ठीक है, कुछ कंपनीज होती हैं उनका ये होता है कि हमें जो है ना कॉस्ट की कोई फिक्र नहीं है, कॉस्ट की कोई टेंशन, जितने भी कॉस्ट आ जाए, लेकिन हमारा जो डाटा है ना वो सिक्योर होना चाहिए। तो वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तो वो सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पे जीरो टॉलरेंस शो करती है वहाँ पे। ठीक है, ऑब्वियसली फिर उनको उस हिसाब से अपने सजेशंस और आपने उनको आर्किटेक्चर प्रोवाइड करना होता है। तो जो भी नीड है जिस क्लाइंट की, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, आपने उस हिसाब से उनको आर्किटेक्चर बना के देनी क्लाउड के अंदर, या आपने उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस बतानी है, या उनको आपने सजेशंस प्रोवाइड करनी है। तो डिफरेंट चीजें होती हैं जिनको आपने यहाँ पे देखना होता है। ठीक है भाइयों, क्लियर है यहाँ तक? CTO, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ Amazon.com, उसने क्या कहा था? उसने कहा था एवरीथिंग फेल्स ऑल द टाइम। ये एवरीथिंग फेल, कोई भी चीज फेल हो सकती है, किसी भी टाइम पे फेल हो सकती है। ठीक है, तो जिस तरह हमने बोला था कि हम मल्टी रीजन एप्लीकेशन करते हैं, क्यों मल्टी रीजन एप्लीकेशन करते हैं? कि अगर एक जगह से चीज एक रीजन डाउन हो जाए तो उसको दूसरे रीजन से जो है ना वो एक्सेस कर पाए। लेकिन अगर मैं आपसे साथ ये भी कह दूं कि ऐसा होता नहीं है कि रीजन डाउन हो जाए। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। पहले हम यही सोचते थे कि ऐसा होता नहीं है कि रीजन डाउन हो जाए, और कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इस चीज को मान के चलते हैं कि एवरीथिंग फेल्स ऑल द टाइम। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज फेल हो सकती है। ठीक है, कभी ऐसा वैसा हुआ नहीं है अभी तक के रीजन पूरा डाउन हो गया, तो इस तरह होता नहीं, लेकिन वो कहते हैं हो सकता है। ठीक है, चीज खुद को अपने जो है ना वो एक तरह का सिक्योर रखना है, इसलिए आपने चीजों को रेप्लिकेट करते रहना है थोड़ा बहुत। तो वहां पे आपने क्या करना होता है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ लिया। तो रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका आर्किटेक्चर इस तरह का होना चाहिए कि वहां पे फेल ओवर कॉन्सेप्ट आ रहा हो, कि अगर एक चीज फेल हो गई है तो उसको अपने दोबारा कवर कैसे करना है। ठीक है, रिकवर कैसे करना है, आपको फेल ओवर कैसे करना है, तो उसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। फिर हमारे पास आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक सर्विस आपको अवेलेबल कितनी रहेगी। ठीक है, जिस तरह आपने ड्राइवर रखा होता है ना, तो फर्ज करें एक ड्राइवर है, वो आपके लिए कोई काम करता है, तो ऑब्वियसली उसकी 8 घंटे ड्यूटी होगी, 12 घंटे ड्यूटी होगी। तो आपके लिए वो 8 to 12 आवर जो है ना वो अवेलेबल रहेगा। उसके बाद वो आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा। इसलिए AWS में कुछ सर्विसेज होती हैं जिनकी अवेलेबिलिटी होती है कि वो आपको कितनी देर के लिए अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे कोई डाउन टाइम नहीं आएगा, वो आपको 24/7 अवेलेबल रहेंगी। तो ये उसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस तरह यहाँ पे देखें, हमने पढ़ा था कुछ सर्विसेज के साथ वहां पे हमें 19 अवेलेबिलिटी मिल रही होती है, किसी के साथ हमें 29, 59। जिस तरह हमने पढ़ा था
S3 के अंदर, तो S3 के अंदर हमें कितनी अवेलेबिलिटी मिल रही होती है, किसी को पता है? S3 स्टोरेज जो होती है उसके अंदर हमें कितने 9 अवेलेबिलिटी मिल रही होती है? 11 दफा सर नहीं। हाँ, उसके अंदर हमें 11 9 अवेलेबिलिटी मिल रही होती है। 11 9 का मतलब ये होता है कि 99.9999 11 टाइम 9% आपको मिल रही होती है। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर किसी के साथ 5 9 है ना, 5 9 का मतलब ये होता है कि आपको वहां पे जो अप टाइम मिलेगा वो 99.999% मिलेगा, और वहां पे जो आपको डाउन टाइम मिलेगा पर ईयर वो आपको 5.25 मिनट्स डाउन टाइम मिलेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई सर्विस यूज करें वहाँ आपको डाउन टाइम ना आए। ठीक है, डाउन टाइम आता है, आप इंटरनेट भी यूज करते हैं तो वहां भी सम टाइम आपको जो ना इंटरनेट चलता नहीं है घर के अंदर, या थोड़ा डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर एडब्ल्यू की सर्विस यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको थोड़ा डाउन टाइम मिलेगा देखने को भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई सर्विस है जहाँ पे एडब्ल्यूएस वालों ने कहा है कि हम आपको 5 9 अवेलेबिलिटीज की प्रोवाइड करेंगे, इसका मतलब है कि आपको पूरे ईयर के अंदर 5.25 मिनट वो सर्विस अनअवेलेबल रहेगी। ठीक है, और पर डे अगर कैलकुलेट करें तो 0.86 रहेगी। इसी तरह अगर कहीं पे 11 9 आ रहा है तो 11 9 का मतलब है कि वहां पे जो आपको मैक्सिमम डाउन टाइम मिलेगा पर ईयर वो आपको तकरीबन मिलेगा 1 मिनट या कुछ सेकंड आपको मिलेगा। ठीक है, 5 और 5 10 होते हैं, इसका आप हाफ कर लें तो कुछ आपको जो ना 1 2 मिनट मिलेगा पर ईयर डाउन टाइम, लेकिन मिलेगा जरूर आपको। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो एडब्ल्यूएस के SLA जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है वहां में लिखी होती है, पहले से मेंशन होती है, तो वहां पे सारी चीजें लिखी होती हैं कि किस सर्विस के अगेंस्ट हम आपको कितनी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप फर्ज कर लें एडब्ल्यूएस वालों ने क्या है कि हम आपको जो S3 सर्विस है ना, वो आपको जो मैक्सिमम डाउन टाइम मिलेगा पर ईयर वो आपको मिलेगा 1 मिनट। 1 मिनट से ज्यादा आपकी सर्विस अब अनअवेलेबल नहीं रहेगी। ठीक है, एक ईयर के अंदर। लेकिन अगर एट द एंड ऑफ ईयर ये चीजें पता चलती हैं या 1 साल के अंदर ही आपका जो है ना वो डाउन टाइम एक उससे इंक्रीज हो जाता है, 2 मिनट या 3 मिनट हो जाता है, तो फिर एडवर्स वाले आपको फिर रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, रेमेडिएशन करते हैं, आपको फिर पे भी करते हैं उसके बदले में। ठीक है, जो भी आपको लॉस होता है फिर वो आपको पे भी करते हैं। तो ये चीजें होती हैं। हाई अवेलेबिलिटी को किस तरह इंक्रीज करना चाहिए, उसके अंदर ये होता है कि आपका सिस्टम अच्छे से चल रहा हो, ठीक है, वहाँ फेल ना हो, डाउन टाइम मिनिमाइज हो आपका, वहाँ पे मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन हो वहाँ पे। इसका मतलब ये होता है कि चीज़ों को आपका वहाँ पे ऑटोमेशन हो, आपके आर्किटेक्चर के अंदर ऑटोमेशन हो, चीज़ें ऑटोमेट तरीके से हो रही हो वहाँ पे सारे। अगर ये चीज़ें हो रही है तो इसका मतलब आपका जो आर्किटेक्चर है वो हाई अवेलेबल है। फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू हाई अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? ये द बिल्ट इन रिडंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन कंपोनेंट एबिलिटी टू रिमेन ऑपरेशनल। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि आपका जो आर्किटेक्चर है ना वो डीकपल होना चाहिए। डीकपल का मतलब ये होता है कि अगर दो सर्वर चल रहे हैं, ठीक है, अगर एक फेल हो जाता है तो उसकी वजह दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि स्केलेबिलिटी ऑटोमेटिकली चीजें इंक्रीज भी हो रही हैं, ऑटोमेटिकली चीजें डिक्रीज भी हो रही हैं। इसी तरह रिकवरेबिलिटी होता है, जहाँ पे अगर कोई आपका कोई प्रोसीजर या कोई आपका सिस्टम फेल हो गया है, तो वो ऑटोमेटिकली रिकवर भी हो जाए आपका वहां से। तो ये डिफरेंट चीजें, ये किस तरह होता है, फॉल्ट टॉलरेंस किस तरह होता है, स्केलेबिलिटी किस तरह होती है, रिकवरेबिलिटी किस तरह होती है, इसके लिए हमें बेस्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। बीइंग अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट, एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट हमें बेस्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, बेस्ट हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, बेस्ट हमें सजेशन प्रोवाइड करने पड़ते हैं कंपनी को या अपने क्लाइंट को। ठीक है, तो ये हमने ही करना है, किसी ने नहीं करना। आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट पढ़ेंगे वहाँ आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इन चीजों को फुलफिल करने के लिए कौन कौन सर्विस का हम यूज करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर। ये हमने फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर पढ़ा था कि क्लाउड के अंदर और हमारे पास जो होता है ऑन प्रेमिसेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो काफी डिफरेंस होता है, कॉस्ट के हवाले से डिफरेंस आ जाता है, सिक्योरिटी के हवाले से आ जाता है। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सारी चीजें वहाँ पे आ जाती हैं। इसको सिर्फ आपने यहाँ पे रीड कर लेना है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजें रिपीट हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, मल्टी एज इन्वायरमेंट होता है, मल्टी रीजन डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम कोई मॉड्यूल चैप्टर फिनिश करते हैं तो उसके एंड पे जो की टेकअवेज होते हैं उसको पढ़ लिया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देखें कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो आर्किटेक्चर जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे थे, जहाँ पे वेल आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क उसके तमाम पिलर्स फुलफिल हों या बाकी सारी चीज़ें हाई अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, हम सारा कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह का जो है ना आपके पास डाटा सेंटर होगा।
अगर आप AWS के अंदर डाटा सेंटर बना रहे हैं, चीजों को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, सर्वर बना रहे हैं, तो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे देखें, हम सबसे पहले लोड बैलेंसर यूज कर रहे हैं। लोड बैलेंसर यूज करें तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमने ऑटो स्केलिंग सर्विस भी यूज की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारी जो स्केलिंग वाली चीज थी वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, ठीक है। चीजों को स्केल करना या वहाँ पे वो सारी फुलफिल हो रही है। फिर यहाँ पे देखें, मल्टी टीर आर्किटेक्चर हमारे पास, यहाँ पे पहले हमारे पास वेब सर्वर आ रहे हैं, फिर हम इनर लोड बैलेंसर भी यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास होता है एक्सटर्नल लोड बैलेंसर, और ये हम यूज कर रहे हैं इंटरनल लोड बैलेंसर फॉर प्राइवेट कम्युनिकेशन। और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर हम 3 ऐप सर्वर यूज कर रहे हैं। और ये ऐप सर्वर हो सकता है फॉर हाई अवेलेबिलिटी, ये अलग अलग रीजन के अंदर हो, सॉरी हर अलग अलग जो है ना वो हमारे पास एजी के अंदर हो, विद इन सेम रीजन, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे हमारे पास लास्ट में हम एक प्राइमरी डेटाबेस यूज कर रहे हैं और सेकेंडरी डेटाबेस यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो हाई अवेलेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो इसी तरह अगर आप लोग आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं तो आपने इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखना होता है। अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहाँ पे देखिए, हम IAM की सर्विस होती है, AWS डायरेक्टरी सर्विस, जो यूजर्स ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में हमारी हेल्प करती है, तो यहाँ पे ये भी हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम बाकी ये तो रिक्वायर्ड होती हैं, EBS EFS S3 सर्विस का हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा इस तरह का आर्किटेक्चर होता है क्लाउड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको बताया गया कि वो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आपने सिर्फ उसको रीड कर लेना है, हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है। इन सारी चीजों को, EFS रिलेशन डेटाबेस, माइस SQL, S3 क्या होता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हुई हैं।